हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसको इनफैक्ट पहले इसका लेक्चर हो चुका है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हर मुल्क में होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे मुल्क चलते हैं और हमारे मुल्क में जो हालात हैं आप उसको भी अपने जहन में रखिएगा और समझिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को कितना फॉलो करते हैं। तो आइए आज इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसकी मुल्क चलाने में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, सबसे पहले आइए इसको इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट। ये बिल्कुल सुप्रीम है, ठीक है ना। दैट एस्टेब्लिशमेंट ए फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क के रूप में होता है, डिफाइंस पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस। हर इंस्टीट्यूशंस के जो पावर्स हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपका कोई भी इदारा है ना, वो उसकी पावर उनको कॉन्स्टिट्यूशंस देता है। वो कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करते हैं, आप खुद सोचो। एंड गारंटीड द राइट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन। It serves as a legal foundations upon which all the laws are based. अच्छा, इसके अलावा भी ये एक लीगल फाउंडेशन देता है कि आप दूसरे लॉ इससे आप बना सकते हैं। जो भी आपके मुल्क के हवाले से जिस तरह के भी लॉ है, उसके लिए भी एक फाउंडेशन आपको बना देते हैं। ये डिफरेंट जियोरिस्ट है, उन्होंने अपनी अपनी जो है वो डेफिनेशन दी हुई है, आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके भी मोर एंड लेस मीनिंग सेम है। ये ए भी डायसी साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स आर रूल्स व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द सॉवरेन पावर इन द स्टेट। ठीक है ना, वो जो भी आपके पास जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। और ये दूसरे लॉर्ड साहब हैं, लॉर्ड ब्रेसी, इसने इसने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्रीगेट्स ऑफ द लॉ एंड कस्टम्स अंडर विच द लाइफ ऑफ द स्टेट गोज ऑन। ठीक है ना, पूरी लाइफ जो चलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है। इतनी बड़ी ये अहम चीज है। अब हमारे पास क्या होता है वो आप खुद सोचिए, और आप जब लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि हमारे साथ जो जिस तरह के हालात है उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, शायद अल्लाह ताला ने हमें बनाई कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। लेकिन कहानी कुछ डिफरेंट है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। अब ये कंसेप्ट भी आप थोड़ा सा समझ लें, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज ए ब्रांच ऑफ द पब्लिक लॉ दैट डील्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है ना, ये एक जाहिर सी बात है, एक अवामी एक आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन इट रेगुलेट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की भी जो फंक्शनलिटीज है वो भी उस बताता है कि आपको हुकूमत किस तरह चलानी है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चलानी है। द रिलेशनशिप अमंग द लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर कहा जाता है जो आपकी पार्लियामेंट में लोग होते हैं, ठीक है ना, उसकी रिलेशनशिप बताता है। एग्जीक्यूटिव, जो आपकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन, ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। उनके पावर को जुदा जुदा करता है, हर किसी का अपना अपना पावर है, ठीक है ना। स्टेट जुडिशरी के और आपके एग्जीक्यूटिव अलग अलग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन किया गया, आपको बात समझ में आ जाएगी। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द लॉ इन द कंट्री, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको समझ में आता है, सबसे ज्यादा जो सुप्रीम चीज है वो लॉ है। इट लिमिट्स गवर्नमेंट पास। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है जो चाहे मर्जी करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकती, कानून बनाएगी उस फ्रेमवर्क से बनाएगी, इससे आगे नहीं बना सकती। तो आजकल आपको पता है ना कि ये 28 तरमीम और ये 27 तरमीम की जो बातें चली थी, तो वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा शोर किया कि ये आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचे जो है ना वो बिगाड़ दिया है। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कहा है आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट कौन करेगा? जुडिशरी और आपकी अथॉरिटीज। आप खुद सोचिए कि हमारे पास कितनी इसकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है और कितना इसकी प्रोटेक्शन होती है। इट इंश्योर्स द पब्लिक अथॉरिटीज एज ए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट, ठीक है ना। पब्लिक जो अथॉरिटी है उनको अपने लिमिट में रखता है। ऑल द लॉज मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। जितने भी ये आपके इदारे हैं वो सब के सब जो है, उनके जितने भी लॉज हैं या आपके, वो कॉन्स्टिट्यूशन
के मुताबिक है। आगे पढ़ते हैं। Why constitution is necessary for the state? कोई एक स्टेट चल नहीं सकती विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नेसेसरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स द लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। वो ठीक है, वो सारा आपको जो लीगल फ्रेमवर्क है, मैंने आपसे पहले अर्ज किया, वो आपको हुकूमत को देते ही ये कॉन्स्टिट्यूशन है। करते क्या है वो आप खुद देख लें। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन there would be unnecessary misuse of the power and instability। हमारे पास तो ऐसा हुआ है इस मुल्क में कि 10-10 साल कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया गया है। तो उसके बाद देखा, इसमें बताया गया ना कि अब फिर मिसयूज ऑफ पावर्स होती है, फिर वो लोग अपने अपने पावर्स को इस्तेमाल करते। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन एक हर्डल आपके दरमियान थी, आपने उसको भी खत्म कर दिया। अब आपको कौन कहेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंडेड है? आपकी मर्जी है डिक्टेटर की, जो चाहे वो करे। अब इसमें आगे इसकी इंपॉर्टेंस आपको फर्दर भी बताता है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, आपने पहले पढ़ दिया। डिफाइन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस। आपके जितने भी स्टेट है, उनके जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, उनके फंक्शन पावर बताता है। प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट किसी पावर को एब्यूज नहीं करे। एब्यूज का मतलब किसी को गलत इस्तेमाल न करे। प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो आपके बुनियादी हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। इंश्योर द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मुल्क में होना चाहिए, ठीक है ना। तो और उसके बाद प्रमोट्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। आप देख लें हमारे पास कितनी गुड गवर्नेंस है और कितनी हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एस्टेब्लिशेस एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। अब आप देखेंगे इस वक्त भी अगर आप रिव्यू करें किसी भी चीज़ का, ये बच्चों को इसलिए ज़्यादा फोकस करके पढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चों को जब स्पेशली जो फर्स्ट ईयर इंटर से बच्चे जब बाहर निकलते हैं, उनको अपने मुल्क के बारे में पता होना चाहिए। तारीख जो पाकिस्तान की पढ़ी है, उनसे वो इतने आशना नहीं होते। वो समझते हैं कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये शायद लोग ही ऐसे हैं। इसी तरह हमारे लोग शायद कुछ डिफरेंट या वखरे हैं, इसीलिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है और हमारे मुल्क में इस तरह का कोई सुकून नहीं है या कोई स्टेबिलिटी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, लेकिन वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। वहाँ पे जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो कोई ये रॉन्ग डोर वहाँ होते ही नहीं है। ज़रूर होते हैं जब आपकी हुकूमत आगे पीछे होती है या थोड़ी सी लूज पड़ जाती है, इक्का दुक्का वाक़ा वहाँ भी हो जाता है, लेकिन इस तरह की कहानी नहीं होती जो हमारे मुल्क में है। प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ द पावर। ठीक है ना, जो हुक्मरान आए दूसरे को पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर करे, लेकिन आपके पास जो आता है वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता। वो जो भी आता है कहते हैं 3 महीने के बाद इलेक्शन होगी। वो 10-10 साल भी चले हैं इस मुल्क में। तो आप खुद इससे अंदाजा कर लें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है और हमारे साथ होता क्या है, हमारे मुल्क में हमारे लोगों के साथ होता क्या है। ये यू आल्सो थिंक ऑफ इट। आप जब ये सोचेंगे तो आप परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आपको फिर परेशानी नहीं होगी। मेंटेन द चेक एंड बैलेंस अमंग द स्टेट ऑर्गन्स। ठीक है ना, हर स्टेट ऑर्गन के अपने अपने पावर्स हैं, तो इसको चेक एंड बैलेंस भी। प्रोमोट्स नेशनल यूनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ठीक है ना, नेशनल यूनिटी भी बहुत जरूरी। ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आपकी नेशनल यूनिटी ब्रीच हो जाए। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी को ब्रीच नहीं करना। और उसके बाद आपके पास है फीचर ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशंस। ये थोड़े से आप इसको फर्दर पढ़ते जाए। इट शुड बी द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। जाहिर सी बात है। क्लियरिटी इस प्रोविजंस शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हर बंदा इसको समझ सके। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द फ्रीडम एंड freedom of the citizen. Separation of the power, it should clearly provide power among the legislature, executive and judiciary. ये 3 आर्गन है हमारे मेन स्टेट के, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव और उसके बाद जुडिशरी। इन सब के पावर जो है वो क्लियर हो। ऐसा नहीं हो आप मेरे पास इस्तेमाल करें, जैसे हमारे पास यही अक्सर होता है ना कि पावर किसी और के होते हैं, इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। रेस्पॉन्सिबल कोई और बनाया जाता है जबकि पावर उनकी कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस तरह की कहानी होती है। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया। रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ। कोई भी ऐसा नहीं है जो लॉ से अबव नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारे पास कितने लोग हैं जो लॉ से बहुत ही अबव है। ठीक है,
मैं आपको लास्ट में बुक भी रिकमेंड करूंगा। और independent judiciary court should be free to interpret and enforce the constitution without external influence. Flexibility with the stability. It should allow the amendment when necessary while maintaining the constitution stability. ठीक है ना, ये कभी कभार हमारे पास कोई अमेंडमेंट आ जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट डाल देते हैं, कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, तो वो आपको अलाउ करता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इट शुड रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल थ्रू द रेस्पेक्टेटिव गवर्नमेंट। ठीक है ना, हर चीज में विल ऑफ पीपल आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आए ना। अगर वो आपको अगर होगी तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट का फैसला है, अदरवाइज तो ऐसे ही लगता है ना कि यहाँ पर जो फैसले होते हैं वो ऐसे नहीं लगता कि लोगों के फैसले, हुकूमत करती है, अपने फैसले करती है। और क्या अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इट शुड इंश्योर द पब्लिक ऑफिशियल रिमेन अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। जितने भी पब्लिक ऑफिसेज है या पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जितने भी, वो जो भी काम करें वो रिस्पॉन्सिबल हो और अकाउंटेबल है। पब्लिक ऑफिशियल्स मतलब है कि हुकूमत के जितने भी हमारे ऑफिसरान हैं वो अकाउंटेबल हो। देखिए, अब इसके लिए मैं आपको एक बुक जो है वो कंप्रेहेंसिव बुक रिकमेंड करता हूँ कि ये आप पढ़ें, तो आपको ज़्यादा फर्दर पता चलेगा। बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हिस्ट्री थ्योरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, वो बनाया किसे जाता है, और वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वैसे हमने इसमें पढ़ा हुआ है। तो आपके लिए पढ़ने के लिए ये किताब बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं उन लॉयर्स को और उन बच्चों को रिकमेंड करता हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को मैं नहीं रिकमेंड करता जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए। ठीक है, ऐसे बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ जिनको पढ़ना है, जिनको अपनी फॉर्म खोलनी है, जिनको ये है कि मैं आगे चलकर कुछ ना कुछ करूँगा, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस किताब को पढ़ें। इसकी डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उससे लेकर इस किताब को लिया और ख़रीदा।